जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 3 धातु और अधातु इसके जितने भी इंटेक्स वाले क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये है हमारा चैप्टर 3। तो पहला सवाल जो है ये रहा। पहला प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। दूसरा है इसी में चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसी में थर्ड है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। और इसी में चौथा है ऊष्मा की कुचालक होती है। यानी कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, अर्थात हमें केवल धातु बतानी है कि धातु कौन सी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। एक ऐसी धातु का नाम जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। वैसे सभी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु ऐसी ही होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है और वो कौन सी होती है हमारी मरकरी, या जिसको पारा भी कहते हैं, मरकरी या पारा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा कमरे के ताप पर धातु कौन सी पाई जाती है द्रव अवस्था में, वो है मरकरी या पारा, जिसको पारद भी कहा जाता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अर्थात धातु का उदाहरण देना है, लेकिन वो धातु जो है वो चाकू से कटनी भी चाहिए, जो चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, तो उस धातु का उदाहरण देना है। तो ऐसी धातु कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं जो है वो थोड़ी मुलायम होती है और इन धातुओं को हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अर्थात जिसमें ऊष्मा का प्रवाह सबसे आसानी से होता है, ऐसी धातु का उदाहरण देनी है। तो दो है सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर जो है वो ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। फिर इसमें चौथा था कि ऊष्मा की कुचालक होती है। अर्थात जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, ऐसी धातु का उदाहरण देना है। तो वो है लेड और मरकरी। अर्थात दो धातुएं ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वो है लेड और मरकरी। तो ये था आज का हमारा पहला सवाल। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्ध्य, आघात का मतलब हो गया किसी धातु पर प्रहार करना, और वर्ध्य का मतलब बढ़ जाना, अर्थात शीट के रूप में फैल जाना। तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्य। तो आघात वर्ध्य का मतलब है धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने की क्रिया को आघात वर्ध्य कहते हैं। और तन्य जो है, तन्य का मतलब होता है खींचना, अर्थात तार के रूप में उसको हम बदल दे खींचकर। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्य कहते हैं। यहाँ पर क्षय आएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्षमता लिखा हुआ है, क्षमता आएगा। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। जबकि आघात वर्ध्य किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर अगर हम फैला दें या चादर या शीट के रूप में अगर उसको परिवर्तित कर दें, तो इस गुण को कहा जाता है आघात वर्ध्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिर है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम जो धातु है उसको हम केरोसिन तेल के अंदर क्यों डुबाकर रखते हैं? तो क्यों रखते हैं, देखो, सोडियम जो है वह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अर्थात तीव्र गति से क्रिया करने वाली क्या है? धातु है, जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है। अगर हम उस सोडियम को अगर खुले में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हम उसे केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। अर्थात सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा A4 है, ये रहा लास्ट में। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। हमको अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखनी है। पहला है भाप के साथ आयरन, अर्थात आयरन या जो लोहा है
वह भाप के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, इसके लिए समीकरण लिखनी है। और इसमें दूसरा है जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम, जल के साथ H2O, इसकी अभिक्रिया किस किस के साथ लिखनी है, कैल्शियम और पोटेशियम के साथ। तो पहली अभिक्रिया देखते हैं भाप के साथ आयरन की। तो भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो जो हमारे पास भाप है, अगर उसकी अभिक्रिया हम आयरन के साथ करवा दें तो उससे क्या क्या बनेगा, एक तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो ये रहा आयरन का सूत्र, यह है Fe जो कि सॉलिड अवस्था में है, प्लस इसकी विक्रिया भाप H2O, देखो यहाँ पर G लिखा हुआ है, G का मतलब है गैस के रूप में। वैसे पानी जो है वो लिक्विड के रूप में होता है, लेकिन ये भाप के रूप में अगर उसको गर्म करेंगे तो भाप, ये गैस बनेगी। तो इसलिए जल को यहाँ पर हम G लिख रहे हैं। भाप से अभिक्रिया करने पर, लोहे की अभिक्रिया इस भाप के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, ये आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस H2, ये है यहाँ पर गैस। तो हम कह सकते हैं कि भाप की जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड, ये रहा धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, धातु ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया, जल के साथ हमको कैल्शियम और पोटेशियम की, तो पहली ये रही जल के साथ कैल्शियम Ca, तो ये कैल्शियम सॉलिड अवस्था में है, जल के साथ यहाँ पर लिक्विड लगा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर गैस क्योंकि भाप के रूप में था और यहाँ पर लिक्विड के रूप में। तो ये कैल्शियम जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करता है ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से जो पोटेशियम है वो भी इस जल के साथ अभिक्रिया करेगा। के पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, H2O, इसके साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाएगा और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यह अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि इसमें ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है। अब यहाँ से देखो कभी कभी एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम जो है उसकी विक्रिया जब जल के साथ करवाते हैं तो यह जो धातु है वो जल की सतह पर क्यों तैरने लग जाती है। तो जल की सतह पर क्यों तैरती है, देखो क्योंकि जैसे कैल्शियम की विक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है वो इस धातु की सतह पर चिपक जाती है। और जब भी कोई गैस अगर धातु की सतह पर चिपकेगी तो वो जो गैस है उस धातु को सतह के ऊपर ले आएगी। तो इसलिए ये जो कैल्शियम है वो जल की सतह पर तैरने लग जाती है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है इस धातु की सतह पर चिपक जाती है, अर्थात कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है, जिसके कारण उसको ऊपर की ओर ले आती है। तो ये थी हमारे पास इन रासायनिक अभिक्रिया, एक तो भाप के साथ आयरन की और फिर है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। A5, ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन आज का कि ABCMD 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया और इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। ये हमारे पास धातुएं हैं A, B, C और D। और अब इनको किस किस में डाला गया, पहले इनको आयरन सल्फेट में डाला गया, फिर इसको कॉपर सल्फेट में डाला गया, फिर जिंक सल्फेट में डाला गया और फिर सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो धातुएं हैं अलग अलग धातुएं को इनमें डाल रहे हैं, तो हमने देखा कि ये जो है ए वाली धातु आयरन सल्फेट के साथ कोई विक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ ये विक्रिया करके विस्थापन कर रहा है। अर्थात ये जो ए है, धातु ए, इससे कॉपर को अलग कर रहा है। विस्थापन का मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर रहा है। और फिर आगे वाले हमको ये बताना है कि ये इसको विस्थापित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसमें बी में देखो यहाँ पर विस्थापन विक्रिया दे रखी है, अर्थात ये इसको विस्थापित कर रहा है, बी वाला इस आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित। आगे यहाँ पर हमको बताना है कि क्या होगा और कोई विक्रिया नहीं, और फिर यहाँ पर हमको बताना है। इसी तरीके से सी धातु है, जब आयरन सल्फेट में इसको डाला कोई विक्रिया नहीं हुई, कॉपर सल्फेट में डाला कोई विक्रिया नहीं हुई, जिंक सल्फेट में डाला कोई विक्रिया नहीं। लेकिन जैसे इसमें देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट में इसमें विस्थापन विक्रिया हो रही है, अर्थात ये जो धातु सी है वो विस्थापित कर रहा है सिल्वर धातु को। सिल्वर नाइट्रेट से किसको विस्थापित कर रहा है, सिल्वर को। ये डी इसमें देख रहे हैं कि सभी में कोई विक्रिया नहीं हो रही। तो इसलिए इन धातुओं को अगर हमको ये पहचानना है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा विक्रियाशील है, कौन सी कम है, तो हमको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद रखनी पड़ेगी। और इसमें पूछा क्या क्या है, देखो इस सारणी का उपयोग कर धातु ए बी सी एम डी के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। सबसे अधिक विक्रियाशील धातु कौन सी है, अभिक्रियाशील, इनमें से बतानी है ए बी सी और डी में सबसे अधिक विक्रियाशील धातु कौन सी है। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। और फिर है धातु ए बी सी एम डी को अभिक्रियाशीलता
अवस्था के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा विक्रियाशील कौन सी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर इससे कम, ABCD में। तो पहला वाला देखो, ये हमारे पास धातु है ABCD, लेकिन ये हमारे पास विलयन दे रखे हैं 4। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो धातुओं की सक्रिय श्रेणी है उसमें हमने 4 धातुएं ले लिए। जैसे इसमें देखो कौन कौन सा था हमारे पास, एक तो इसमें अगर हम देखें आयरन सल्फेट था, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर, ये 4 धातु थे। तो आयरन ले लिया, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये देखो 4 हमारे पास, जिंक, आयरन, कॉपर और ये सिल्वर। ये सिल्वर Ag, सिल्वर को लिखते हैं Ag से, जिंक को Zn से, और ये आयरन जो है आयरन उसको Fe से, और ये जो कॉपर है इसको Cu से लिखते हैं, जिंक को Zn से और सिल्वर को Ag से। ये 4 धातुएं थी। अब इसके आधार पर हमको पहचाना है। अगर हम इसको सक्रियता श्रेणी के आधार पर देखें तो ये इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। जिंक जो है वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा विक्रियाशील है, फिर Fe जो है वो थोड़ा कम विक्रियाशील है, कॉपर सबसे कम विक्रियाशील है, Ag जो है इन चारों में सबसे कम विक्रियाशील धातु है। कम विक्रिया मतलब बहुत कम अभिक्रियाएं ये करते हैं। अच्छा, इस सक्रियता श्रेणी का एक प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये जो धातुएं हैं वो अपने से नीचे स्थित जितनी भी धातुएं हैं उनके विलयन से उसको विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे। अर्थात ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को तो हटा देगी, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा विक्रियाशील है। जो धातु जितनी ऊपर होगी वो उतनी ज़्यादा विक्रियाशील धातु होगी। अर्थात तो वो अपने से कम क्रियाशील धातु को तो हटा देगी, लेकिन अपने से ज़्यादा क्रियाशील धातु को कभी नहीं हटा पाएगी। अब यहाँ से जैसे जिंक है, ये Fe को भी हटा देगा, कॉपर को भी, Ag को भी। अगर हम आयरन की बात करें Fe की, तो ये कॉपर Ag को हटा सकता है, लेकिन जिंक को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा विक्रियाशील धातु है। Ag की बात करें, अब Ag है देखो, ये इन सब में कम विक्रियाशील है, तो ये ऊपर वाले इससे ज़्यादा है, तो इन तीनों को नहीं हटा पाएगी। लेकिन इसे नीचे अगर कोई धातु होती तो ये उसको आराम से वहाँ से उसके विलयन से हटा देता। तो हमको इसमें देख रहे पता चल गया कि ये चारों में से जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, उससे कम है आयरन, उससे कम है कॉपर, उससे कम है सिल्वर। अब इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि धातु A है, आयरन सल्फेट के साथ कोई विक्रिया नहीं। अब ये जो आयरन सल्फेट है, आयरन यहाँ पर है, इससे कोई विक्रिया नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो जो धातु है अब इससे नीचे होगी तभी तो विक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ज़्यादा विक्रियाशील धातु होती तो ये इसको विस्थापित कर देता। इससे नीचे वाली होगी। अच्छा, अब इसमें से भी अब आगे वाले में देख लेते। कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है, यानी कि आयरन को तो नहीं कर रहा लेकिन इसको विस्थापित कर रहा है। तो इसका मतलब है इसको विस्थापित कर रहा है तो नीचे वाली विस्थापित होगी इससे। कॉपर का अगर हो गया तो Ag वाली भी होगी। तो अगर हम आगे देखें जिंक, अब देखो जिंक सल्फेट को विस्थापित कर पाएगा कि Fe? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो यहाँ पर आएगा कोई विक्रिया नहीं। और सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट इसे नीचे है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट को आसानी से सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जिंक सल्फेट के साथ तो कोई विक्रिया नहीं और सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन हो जाएगा। तो पहली जो धातु है वो क्या हो सकती है कि आयरन सल्फेट के साथ कोई विक्रिया नहीं, आयरन सल्फेट के साथ कोई विक्रिया नहीं, तो ये आयरन यहाँ पर Fe हो सकता है। धातु क्या हो सकता है, Fe। तो ध्यान रखना A वाली जो है वो हो जाएगी Fe। फिर हम देखते हैं आगे इसी में B में, धातु B विस्थापन। अब धातु जो B है वो आयरन सल्फेट को आयरन विस्थापित कर रही है, यानी इसको विस्थापित कर रही है। इसका मतलब विस्थापित कर रही है तो इसे ऊपर वाली होगी, तो वो हो सकती है जिंक। वो क्या हो सकती है, B वाली जिंक हो सकती है। अब देखो जिंक इस आयरन को यहाँ से हटा देगी, आयरन को हटा रही है। कॉपर को यहाँ पर लिखेंगे तो कॉपर इसे नीचे है तो इसको भी आसानी से हटाएगी, फिर जिंक यहाँ पर लिख देंगे विस्थापन अभिक्रिया 2। जिंक सल्फेट, अब देखो जिंक जो है ना वो जिंक सल्फेट खुद को नहीं हटा सकता, क्योंकि जिंक ये है, जिंक सल्फेट का विलयन ये है, तो इससे कोई विक्रिया नहीं होगी, तो ये इससे कोई विक्रिया नहीं होगी। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इससे भी नीचे है तो इसको आसानी से यहाँ से हटा देगी, तो लिख देंगे यहाँ से इसका विस्थापन हो जाएगा। धातु C है। अब धातु C देखो, इसमें कोई विक्रिया नहीं, आयरन सल्फेट के साथ कोई विक्रिया नहीं, तो धातु जो C है यानी कि अब आयरन से नीचे वाली होगी तभी कोई विक्रिया नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर वाले तो इसको हटा देते। तो इसमें से कॉपर या Ag में से कोई एक हो सकता है, वो कोई सा भी एक हो सकता है। तो कॉपर भी इसको नहीं हटा पाएगा और Ag भी नहीं हटा पाएगा, तो कोई विक्रिया नहीं, इसके लिए ये हो गई। अच्छा, कॉपर सल्फेट से कोई विक्रिया नहीं। अब कॉपर सल्फेट से कोई विक्रिया नहीं, तो ये इसके अंदर ये जो है कॉपर, वो कॉपर से भी कोई विक्रिया, और Ag जो है वो भी इसको विस्थापित नहीं कर रहा। जिंक सल्फेट, अब इसमें दिया हुआ है कि जिंक सल्फेट से कोई विक्रिया नहीं, तो जिंक यहाँ से देखो इससे भी, अब ऊपर वाले को तो हटा ही नहीं सकते दोनों, तो इससे कोई विक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो जिंक को नहीं हटा सकते। सिल्वर नाइट्रेट में बताना, अब सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ से हम देखेंगे कि इसको विस्थापन होगा कि ये विस्थापित कर रहा है, सिल्वर को क्या कर रहा है, विस्थापित। तो ये देखो ऊपर वाले को तो नहीं कर रहे थे, नीचे वाले को कर रहे थे, तो कौन बच गया हमारे पास, सी पर कॉपर। तो इसका मतलब धातु क्या होगी, कॉपर। और लास्ट में रहा Ag। अब इसमें देखो कोई विक्रिया नहीं,
Ag आयरन के साथ कोई विक्रिया नहीं कर रहा। Ag आयरन को नहीं हटा सकता, सही है, क्योंकि इससे ऊपर है, ऊपर वाले को कभी नहीं हटा सकता। फिर है कॉपर सल्फेट, कॉपर भी इससे ऊपर है, कोई विक्रिया नहीं। फिर है जिंक सल्फेट, जिंक देखो जिंक इससे ऊपर है तो कोई विक्रिया नहीं। और फिर है सिल्वर नाइट्रेट, कोई विक्रिया नहीं। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ कभी खुद के साथ विक्रिया नहीं करता। तो इसका मतलब है कि इनमें जो अगर हम देखें तो कौन सी जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आ गई, तो वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी आई है, बी आई है, क्योंकि इसमें विस्थापन इसका हो गया आयरन सल्फेट का। तो हम लिख देंगे जो धातु जो बी है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर है इसमें धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। अब धातु बी जो है, धातु बी, अच्छा सबसे अधिक कौन सी हो गई, धातु बी, यानी कि ये थी जिंक वाली। अब जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट में डाल दें, जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे इसमें, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है उसको कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं, तो ये जिंक वाला इस कॉपर को आसानी से हटा देगा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है इनमें से, तो कॉपर को आसानी से हटा देगा। देखो धातु बी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन विक्रिया होगी, अर्थात ये इसको विस्थापित कर देगा, और बी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देगी, कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या कर देगी, इसको विस्थापित कर देगी। तो अब इनमें से क्या हुआ, लास्ट वाला क्वेश्चन है धातु ए बी सी एम डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हुआ, जिंक वाला कौन सा था, बी वाला था, तो बी सबसे ज़्यादा रहा। फिर इसके बाद में ये रहा आयरन वाला, धातु ए कौन सी मानी थी हमने, ए, इसके आधार पर, तो ये आयरन हो गई। तो ये इसके बाद में आ गया, इससे कम कौन सा हो गया, ए, और फिर इससे कम कौन सा हो गया, सी वाली, ये रहा सी, और सबसे कम कौन सी हो गई, डी। तो पहले सबसे ज़्यादा की तरफ लगाना है, सबसे ज़्यादा विक्रियाशील तत्व कौन सा, बी वाला है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, फिर इससे ये, फिर इससे, इसका मतलब है इधर वाला ज़्यादा है, इधर वाला कम है। फिर ए ज़्यादा है, सी कम है, और सी ज़्यादा है, डी कम है, तो बी वाला जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये है हमारा सवाल। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 5वां था, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा A6। अभिक्रियाशील धातु को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है, और आयरन के साथ तन्नु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो अभिक्रियाशील धातु को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। किसी भी धातु को अगर हम HCl में डालेंगे तो क्या क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अभिक्रियाशील धातु को तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु प्लस तन्नु अम्ल बराबर लवण और हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें दिया है कि आयरन के साथ तन्नु H2SO4, आयरन यानी H हमारे पास हो गया लोहा, Fe, तो ये होगा आयरन का सूत्र Fe। H2SO4 में डालना है, ये रहा H2SO4। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस को तो अलग कर देगा H2 को, और खुद इसके साथ सम्मिलित हो जाएगा, तो FeSO4 बना लेगा आयरन सल्फेट, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। फिर अगला क्वेश्चन, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक के जो दाने हैं, टुकड़े हैं, उसको हम आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे। आयरन सल्फेट का सूत्र अभी आया था, ये रहा आयरन सल्फेट FeSO4। आयरन का Fe होता है, सल्फेट का SO4, FeSO4। किसको डालेंगे, जिंक को, तो ये रहा जिंक का सूत्र, जिंक प्लस आयरन सल्फेट। अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जिंक जो है वो Fe से ज़्यादा विक्रियाशील तत्व है, तो Fe को तो हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, खुद ZnSO4, और Fe को क्या कर देगा, यहाँ से अलग कर देगा। सॉरी, यहाँ पर Fe आएगा, यहाँ पर Fe लिख लेना, Fe। तो जिंक प्लस आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस Fe आएगा यहाँ पर Fe। ये कॉपर गलत लिख गया यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद में है 7, ये रहा 7। हो सकता है ये शायद उजाले की वजह से साफ ना दिख पा रहा हो, हम थोड़ा इसमें डार्क लाइट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था कि सोडियम, पहला है सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। सोडियम आता है 11 नंबर पर। अगर हम देखें सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो पहले वाले कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे वाले कोष में 8,
और तीसरे वाले में भी 8 भरे जाएंगे। तो अब देखो 11 नंबर पर आता है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इनके बाह्यतम, इनके जो कोष हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कितने आ जाएंगे, 2, ये रहा 2। सोडियम परमाणु के पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8 आते हैं अधिकतम, तो 2 और 8 इसमें आ गए 10। अब एक और रह गया, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। तो ये हो गया सोडियम। अब इसमें देखो अगर इसके बताए पहले वाला कोष ये रहा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे वाले में 8, तो देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 और अंदर वाले में 2, 10। तो ये हो गए। एक बाहरी वाले कोष में आ गए, ये रहा 11। तो सोडियम का कितना हो गया, 2, 8, 1। अच्छा, अब जो जितने भी हमारे पास जो तत्व हैं उनके जो परमाणु है तो बाह्यतम कोष में अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक ही है, तो धातुएं जो है धातुएं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता रखता है और खुद फिर प्लस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात धनायन बना लेता है। तो इसकी संरचना बनाए तो Na+ और बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन का दर्शाना है। अब ऑक्सीजन जो है अगर हम देखें, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरने को उसमें, तो पहले वाले में 2 फिक्स है, दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 2। पहले वाले में 2 आ गए तो दूसरे वाले में सिर्फ 6 आएंगे, तभी टोटल कितने हो पाएंगे, 8। तो देखो अगर हम इस ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये जो पहला है हमारे पास, इसमें ये 2 हो गए और दूसरे वाले में 2, 2 4, 5 और 6 और 2 8 हो गए, तो 2 और 6। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने रहे, अंदर वाले में 2 और बाह्यतम में केवल 6 है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और ये है अधातु। अधातु इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, तो 6 दर्शाएंगे। बाह्यतम कोष में 6 है तो हमने 6 दर्शा दिया, 2, 2 4 और 2 6। मैग्नीशियम के लिए भी ले लेते हैं। अब मैग्नीशियम जो है वो 12 नंबर पर आता है, तो पहले वाले कोष में 2, ये 2 हो गए, दूसरे वाले कोष में 8 आते हैं तो 8 इसमें हो गए, ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो बाहर वाले में 2, इसमें 10 और कितने और रह गए, 12 नंबर पर आता है तो 2 और भरने हैं। तो थर्ड वाले कोष में कितने आ गए बाहर, ये 2 और आ गए। तो बाहर वाले कोष में 2 है तो हम मैग्नीशियम लिखकर 2 इलेक्ट्रॉन ये दर्शा दिए। ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड Na2O MgO का निर्माण दर्शाइए। दोनों का हमको ये बनाना है, एक तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो पहला वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा Na2O MgO का निर्माण दर्शाइए। तो अब देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने, Na2O दर्शाना है हमको, 6 है, इसको 2 और चाहिए। पहला तो सोडियम लेना है। अब सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 है और इसको 8 पूरा करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा इसको। फिर इसके ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने हो गए, 7। इसी तरीके से दूसरा सोडियम परमाणु आएगा, वो भी इसको 1 दे देगा। इसके पास कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास 8। तो ये रहा ऑक्सीजन 6, तो इसके पास थे। सोडियम के 2 परमाणु आ गए, ये 1 ही होता है इसके बाह्यतम कोष में, तो 1 ये अपना दे देगा और दूसरा वाला 1 अपना दे देगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ से देखो Na और Na ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ये इसको दे दिया। अब जो देता है उस पर खुद पर तो प्लस आ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस। तो ये देखो ऑक्सीजन 2- यहाँ पर Na और Na हो गया, तो ये क्या बन गया, Na2O, क्योंकि सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2 परमाणु आए थे और ऑक्सीजन की 1, तो ये बन गया Na2O। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने हैं, 2, ऑक्सीजन को चाहिए भी कितने, 2, तो ये सीधे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे और मैग्नीशियम के पास 2+ आ जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1+ आता है, जब 2 देता है तो 2+ आते हैं। तो मैग्नीशियम ने कितने दिए, 2, तो इस पर आ गया 2+, और ऑक्सीजन ने कितने ग्रहण किए, 2, तो इस पर आ गया 2-। तो Mg कितने हैं, 1। मैग्नीशियम के परमाणु सिर्फ कितने थे, 1, ऑक्सीजन का कितना था, 1, तो MgO बना लिया। फिर है 3 क्वेश्चन, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो कौन से आयन उपस्थित हैं, कौन कौन से आयन हो गए, एक तो ये हो गया सोडियम का, जब ये देगा तो सोडियम प्लस बन जाएगा। फिर है दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब देगा तो मैग्नीशियम का हो गया मैग्नीशियम प्लस, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीजन का माइनस का हो गया, M सोडियम प्लस के आयन उपस्थित हैं। तो ये हमारे पास आयन उपस्थित हो गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें ये था हमारा 7 नंबर का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसमें A8 कहाँ पर है, ये रहा हमारा A8। अब इसमें जो है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक जो है इनका गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक जो आयनों के द्वारा बने हैं, जैसे प्लस और माइनस, इनके द्वारा जो हमारे पास यौगिक बने हुए हैं, इनका जो गलनांक है, अर्थात अगर हम इनको द्रव अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं तो हमको बहुत अधिक इसको गर्म करना पड़ता है। तो ये इनका गलनांक उच्च क्यों होता है वो बताना है।
तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है, इसके मजबूत अंत आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके अंदर का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि जैसे आयनिक यौगिक का मतलब हो गया, जैसे एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस, तो Na+ और Cl-। अब दो विपरीत आयन होते हैं उनके मध्य मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, जिनको तोड़ने के लिए हमको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनका गलनांक क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, और क्वथनांक भी इनका अत्यधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो 9 है हमारे पास है वो रहा लास्ट में। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो पहली परिभाषा है खनिज की। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी है केवल हम जो सीधे खोद कर निकाल लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको खनिज कहते हैं। जैसे जितने भी जो पाए जाने वाले धातु है या तत्व है उनके यौगिकों को हम कहते हैं खनिज। फिर अयस्क। अब अयस्क किसे कहते हैं? जो हमने वहाँ से निकाली, अभी जो भी धातु वगैरह निकाले उनमें अधिक मात्रा में धातु होनी चाहिए और वो हमारे लिए लाभकारी भी होनी चाहिए। जिनको हमने निकाला है वो हमारे लिए उपयोगी भी होनी चाहिए और लाभकारी भी होनी चाहिए। तो ऐसे खनिजों को फिर हम क्या कह देंगे, वो अयस्क है। जैसे वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है या मात्रा होती है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे हम आसानी से निकाले जा सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात जो हमको वहाँ पर मिला, जो भी यौगिक मिला उसमें अगर धातु की मात्रा ज़्यादा है और वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है तो उस खनिज को हम क्या कह देंगे, अयस्क कह देंगे। फिर है गैंग। अब गैंग क्या होता है, जो हमने अभी हमको जो धातु प्राप्त हुई या यौगिक प्राप्त हुआ उसमें जो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, कंकड़ है, रेत है, कण है आदि जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, गैंग। तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि को क्या कहते हैं, गैंग। जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको कहेंगे गैंग। अगला क्वेश्चन जो है वो है 10। ये रहा हमारा 10। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में या प्रकृति में, सॉरी यहाँ पर प्रकृति आएगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अर्थात जो सीधे ही हमको मिल जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, वो किसी यौगिक के रूप में नहीं मिलती। तो कौन कौन से हैं? जैसे सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है। ये धातुएं जो है अधिकांश हमको स्वतंत्र रूप से मिल जाती है भूप्रपट्टी के अंदर। फिर है धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है मतलब धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी धातुएं हैं जो हमको मिल गई वो ऑक्साइड के रूप में अगर मिलती है तो ये देखो बहुत कम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो सकते हैं। जैसे ये हमको मरकरी मिल गई और इसके ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं मरकरी का ऑक्साइड। ये सिनेबार का सूत्र जो है मरकरी का ऑक्साइड। अब ये जो मरकरी हमारे पास ऑक्साइड है इसको अगर हम गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म करेंगे तो तब ये जाकर मरकरी मिलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं का उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। जब हम जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक धातु में उपचयित हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अपचायक का उपयोग किया जाता है। अपचायक का मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से हटाना है। जब ऑक्सीजन जुड़ती है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसको अपचयन कहते हैं। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाएंगे तो इसलिए इसको कौन सी विधि काम में लेंगे, अपचयन विधि। जैसे हमको कोई जिंक ऑक्साइड मिल गया, अब जिंक ऑक्साइड अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये पीछे क्या रह जाएगा, मेरे पास जिंक बच जाएगा। तो जिंक सॉलिड में प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि ये जो हमारे पास ऑक्साइड है, धातुओं के ऑक्साइड, उनमें जो धातु है उनसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को लेना पड़ेगा और उसके साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, तब जाकर ऑक्सीजन हट जाएगी और हमको वो धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो धातु ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, मरकुरी का ऑक्साइड है, तो इनसे केवल धातु प्राप्त करना है, जैसे मरकुरी है, जिंक है, इनको प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, अपचयन विधि काम में लेंगे, अर्थात जो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा सके। अब इसके बाद में जो है अतिक्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। ये भी एक विधि है, विद्युत अपघटनी परीक्षण विधि का उपयोग करेंगे। ये पूरा एक लंबा क्वेश्चन है, उसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 10 और ये 11 पर हम चलते हैं। ये रहा
अगला क्वेश्चन है जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धातुओं का ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। ये हमारे पास धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। अब इनको किन किन धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, इनके साथ गर्म किया जाता है और हमको ये बताना है कि किस किस में यह विक्रिया संभव है, किस किस में विक्रिया संभव नहीं है। तो इसमें देखो जो भी हमारे पास धातुएं हैं इनमें धातु कौन कौन सी है, जिंक है, मैग्नीशियम और कॉपर है। यहाँ पर भी कौन कौन सी है, जिंक है, मैग्नीशियम और कॉपर है। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था कि जो इनसे ज़्यादा विक्रियाशील धातु होगी वो तो इसको हटा देगी, वो तो विक्रिया हो जाएगी, और जो इनसे कम विक्रियाशील होगी उसको नहीं हटा पाएगी। जैसे हम देखते हैं पहले जिंक ऑक्साइड की जिंक के साथ विक्रिया, हमने देखा था कि जो है समान समान धातुएं होती है वो उनसे विक्रिया नहीं करती। जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर आप जिंक से विक्रिया करवाएंगे तो वो नहीं होगी, तो पहले वाले में कोई विक्रिया नहीं होगी। फिर इसी जिंक ऑक्साइड की विक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवानी है, तो मैग्नीशियम ये रहा इनकी सक्रिय श्रेणी के आधार पर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर जिंक उससे कम और कॉपर सबसे कम। तो मैग्नीशियम और ये है जिंक ऑक्साइड, जिंक यहाँ पर नीचे है, मैग्नीशियम इस जिंक ऑक्साइड को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा ये बताना है। तो जिंक ऑक्साइड मतलब ये है, मैग्नीशियम है, तो इसको हटा पाएगा क्या, क्योंकि नीचे है तो इसको हटा पाएगा आसानी से। तो मैग्नीशियम है वो जिंक ऑक्साइड से जिंक को हटा देगा, अर्थात इसका मतलब होगा इनमें कौन सी विक्रिया होगी, विस्थापन विक्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, विस्थापन विक्रिया होगी। फिर है जिंक ऑक्साइड को कॉपर हटा सकता है, क्योंकि देखो कॉपर नीचे है और जिंक ऑक्साइड ऊपर है, तो ऊपर वाले को ये नहीं हटा सकता, कॉपर नहीं हटा सकता ऊपर वाले को, तो यहाँ पर कोई विक्रिया नहीं होगी। तो पहले वाले का ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 नंबर पर है, जिंक की विक्रिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम को जिंक हटा पाएगा। अगर हम देखते हैं जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर ऊपर होगा, जिंक नीचे होगा, तो जिंक इस मैग्नीशियम को हटा पाएगा क्या, क्योंकि ये ऊपर है तो ये बिल्कुल नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ से हो जाएगी कोई विक्रिया नहीं होगी दूसरे वाले में भी। इसके बाद हम देखें कि ये जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम से तो समान समान आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम से कोई विक्रिया नहीं होगी। थर्ड वाले में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड की विक्रिया कॉपर से, तो कॉपर इसको हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, कॉपर नीचे और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर है, तो मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा ये कॉपर, तो इसका मतलब है ये भी कोई विक्रिया नहीं होगी। थर्ड वाली और देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड है और ये जिंक, तो जिंक हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, जिंक ऊपर है, कॉपर ऑक्साइड नीचे, तो ये इसको हटा देगा, वैसा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को हटा देगा, तो ये विस्थापन विक्रिया होगी। सेकंड वाली कॉपर ऑक्साइड और ये रहा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इस कॉपर ऑक्साइड को हटा सकता है क्या, मैग्नीशियम ऊपर है क्या, ये रहा कॉपर ऑक्साइड नीचे ही रहा है, तो ये मैग्नीशियम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को हटा सकता है, तो यह भी क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। थर्ड वाले देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ये समान आ गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की विक्रिया नहीं होगी, अर्थात कोई विक्रिया नहीं होगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों का हमको उत्तर देना है। ये सक्रियत श्रेणी के आधार पर मैंने इनको लिया है कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होती है इनमें और जिंक इससे कम और कॉपर इससे कम। अगला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें ये 11 हो गया, इसके बाद में जो है 12 नंबर का ये रहा, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। संक्षारित मतलब खराब नहीं होती जल्दी, ऐसी धातुओं के आपको नाम बताने हैं। तो कौन कौन सी धातु खराब नहीं होती या फिर बहुत ही कम विक्रियाशील होती है, ये किसी से विक्रिया नहीं करती, बहुत कम विक्रिया करती है, वो कौन कौन से, सोना, प्लेटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होती। फिर मिश्र धातु क्या होते हैं। अब मिश्र धातु से नाम पता चल रहा है कि धातुओं का मिश्रण, लेकिन उनमें कम से कम एक धातु और उस धातु के साथ कोई एक धातु या अधातु उनके साथ वो मिली हुई होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। 2 या 2 से अत्यधिक धातु या अधातुओं को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ते आदि। तो अब इसमें देखते हैं कि मिश्र धातु जो है इनमें क्या होंगे कि 2 या 2 से अधिक धातुएं होंगी या फिर एक धातु और एक अधातु होगी, जो क्या करेंगे, इनका समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब हम उनके कणों को पहचान नहीं सकते कि यह धातु कौन सी है, यह धातु कौन सी है, कौन कौन, जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ता आदि। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, शायद ये 12 तक की है, इसमें ए 13 बिल्कुल इसमें नहीं है। आज के हमारे जो है अध्याय नंबर 3 के जितने भी इंटेक्स वाले क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक हम नए अध्याय के साथ।